नमस्कार दोस्तों, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का अंतिम टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं। यूँ कहिए कि पूरे इतिहास दर्शन का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम अभी, और फिर इतिहास लेखन शुरू होगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आदर्शवादी परंपरा, और डिल्थे, क्रोचे और कॉलिंगवुड। ठीक है, इतिहास का अंत हमने पढ़ लिया है फुकुयामा के अंदर, और चुनौतियाँ भी पढ़ ली है। उत्तर आधुनिकता जो है इसको हम इतिहास लेखन में लेंगे। तो आज यूँ समझिए कि इतिहास दर्शन की ये आखिरी क्लास है, जिसमें हम पहले डिल्थे पढ़ेंगे, फिर क्रोचे, फिर कॉलिंगवुड। ये काल के आधार पे पहले डिल्थे हुए थे, 1833 में इनका जन्म है, फिर क्रोचे हुए और उसके बाद में कॉलिंगवुड हुए। तो क्रम के अनुसार इनको पढ़ेंगे। अब इसको ये मत सोचना कि योगदान के अनुसार है, ये क्रम के अनुसार है। जो पहले हुआ उसका नाम पहले, उसके बाद में क्रोचे, उसके बाद में कॉलिंगवुड। ये जर्मनी के थे और ये आपके क्रोचे जो है वो इटली के रहने वाले थे। कॉलिंगवुड के बारे में बाद में बात करेंगे। आज अपन पहले लेक्चर में दोनों करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे आदर्शवादी परंपरा होती क्या है, और उसके बाद में देखेंगे कि इनमें इन विद्वानों का क्या क्या योगदान रहा है। ठीक है, कोई भी बात समझ में नहीं आती है या कहीं डाउट रहता है तो आप उस वीडियो को थोड़ा वापस सुनोगे तो डेफिनेटली डाउट क्लियर हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डाउट मैंने छोड़ा नहीं है कहीं पर भी। मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैंने उस सैद्धांतिक पुस्तकी भाषा को बहुत आसान शब्दों तक आप तक पहुंचाया है। कुछ बच्चों के मैसेजेस थे कि क्या हम इसके अलावा कुछ किताब पढ़ें। देखो, आपको टाइम परमिट करता है, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, या आपको ये लगता है कि मैंने एक दो बार कोई किताबें पहले पढ़ रखी है, तो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप एक दो लेक्चर देखिए आराम से, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे किताब पढ़ने की ज़रूरत है, किताब में मुझे कुछ अच्छा नया मिल रहा है टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक से इतर नहीं, क्योंकि मैंने कट टू कट टॉपिक टू टॉपिक की बात करी है। कुछ मिल रहा हो आपको तो आप किताब भी देख सकते हो, मना नहीं करता। वैसे भी मैं कहता हूँ सुने हुए ज्ञान की एक सीमा होती है, और पढ़ा हुआ ज्ञान तो अनंत होता है। तो किताब का तो कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता। वीडियोज़ वगैरह हमारी समझ विकसित कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी किताब अगर समय मिलता है तो पढ़िए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अपन तो एक यूनिट पढ़ रहे हैं, इसके अलावा 5 यूनिट और है, और थर्ड पेपर पूरा अलग है। तो इतना समय मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा कि आप वीडियोस भी देखो, किताब भी पढ़ो, तो फिर आप केवल दर्शन ही कर पाओगे अच्छे से। तो थोड़ा सा एक सेलेक्टिव होना, कि अगर समय परमिट करे आपको तो करना, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपकी तरह मैं भी एक अभ्यर्थी होता तो मैं इतना ही पढ़ के जाता, क्योंकि मैं इतना ही जो पढ़ा रहा हूँ ये शायद ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद अभ्यर्थी होता तो इतना शायद नहीं पढ़ के जाता, और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं अच्छा स्कोर करके आता। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब इतना तो पढ़ ही लेना आप। ठीक है, इससे ज़्यादा आप तभी पढ़ना जब आपके पास समय हो। अगर समय नहीं हो तो अपने वीडियो से काम चला लेना, ये खूब है अपने आप में। बाकी इधर उधर के सवाल नेट वगैरह के देखोगे तो निश्चित रूप से आपको कम ही लगेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं। अब कहाँ से प्रश्न उठे हैं कोई पता थोड़ी चलता है। फिर भी हमारा प्रयास ये रहा है कि हमने इनके सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर किया है। ठीक है, अब आते हैं अपन आदर्शवादी परंपरा के ऊपर। सबसे पहले ये देखेंगे विद्यार्थियों कि आदर्शवादी परंपरा का मतलब क्या है। आदर्शवादी, मैं दोनों को अलग क्यों लिख रहा हूँ उसके पीछे भी मैं कारण बताता हूँ। परंपरा, आइडियलिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, आदर्शवादी परंपरा ये है क्या। आदर्शवाद का मतलब क्या है। सबसे पहले आदर्श का मतलब समझिए। आदर्श का मतलब आइडियल। आइडियल का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने पहले भी कई लेक्चर में बताया, अभी फिर बता रहा हूँ। हम एक ऐसी कल्पना करते हैं कि हमें उसके जैसा बनना, वो हमारा आइडियल होता है। हम एक सर्वोच्च स्थिति में आते हैं तब वो हमारी आइडियल स्थिति होती है। जैसे यूँ कहिए कि अपन एक सामान्य व्यक्ति है, आप भी और मैं भी। हमने कोई अपना आइडियल सेट कर लिया कि मुझे उस व्यक्ति जैसा बनना है। अब आप इतिहासकार और आपने कोई बड़े इतिहासकार का नाम ले लिया कि आरसी मजूमदार, या ऐसे बड़े इतिहासकार का नाम ले लिया, और आपने कहा मेरे लिए वो आइडियल व्यक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर दिया कि आपको उसके जैसा बनना है, और अब आप प्रयास करोगे कि आप उसके जैसे हो जाओ। अब होना या नहीं होना ये अलग बात है। ठीक है, अब जैसे हीगल की मैं बात करूं तो हीगल ने आइडियल स्टेट क्या बताया कि जर्मन सुपर पावर बनेगा। ठीक है, अब एक परिकल्पना होती है कि जर्मन एक सुपर स्टेट बनेगा, और
उसने कहा कि फ्रांस की क्रांति का जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वाला जो शासन होगा, ये पूरी दुनिया में स्थापित होगा, ये पूरी दुनिया का एक आदर्श रूप होगा। तो मतलब उसने टारगेट सेट कर दिया और वो उसने कल्पना करी कि एक ऐसा चरित्र प्रस्तुत किया कि राज्य और समाज ऐसा होगा, तब मुझे मज़ा आएगा। जैसे मैं अगर हीगल के अलावा मार्क्स की बात करूं, तो कार्ल मार्क्स ने भी ये कहा कि भाई देखो, सर्वहारा वर्ग का जब शासन स्थापित होगा, जिसमें पूर्ण रूप से समानता होगी, आय की कोई विषमता नहीं होगी और कोई शोषण नहीं होगा, ऐसा समाज होगा, तो एक बिल्कुल आइडियल स्थिति होगी उसकी। अरस्तु ने भी आइडियल स्थिति की बात की है, कांट ने भी बात करी है, प्लेटो ने भी आदर्श स्थिति की बात करी है। तो आइडियल स्थिति एक होती है जो हर व्यक्ति अपना एक सर्वोच्च टारगेट सेट करता है, उसका आइडियल होता है। सिद्धांततः यह आइडियल स्थिति को पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सिद्धांततः लिखना बहुत आसान होता है, व्यवहारिक रूप से इसको पाना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि अपन ने कह दिया हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा बनना है, हमने अपना आइडियल सेट कर दिया, आदर्श सेट कर दिया। अब अब्दुल कलाम बनना तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई आसान तो नहीं है। और अब्दुल कलाम ही हो सकते हैं, दूसरे अब्दुल कलाम नहीं हो सकते। कहा था ना फिजिक्स में कि न्यूटन अगर नहीं होते तो कोई दूसरा न्यूटन जन्म लेता, तो वो गति के नियम न्यूटन दूसरा वाला ही करता, न्यूटन के अलावा कोई व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता था। मतलब क्या हुआ, मतलब आप जैसे साइंस के स्टूडेंट, आपने कहा मुझे न्यूटन जैसा काम करना है, तो आपने आइडियल तो सेट कर लिया है, ये करना आसान है, ये यूटोपिया होगी, कल्पना हो गई, लेकिन उसको पाना इतना आसान कार्य नहीं होता। आसान क्या होता भी नहीं, उस जैसे हम बन भी नहीं सकते। उसका कुछ परसेंटेज भी बन जाए ना, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आइडियल का मतलब होता है एक ऐसा, यूँ कहिए कि एक आप कह सकते हो आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करना, एक टारगेट आदर्श स्वरूप रखना, एक ऐसा लक्ष्य रखना कि मुझे उसके जैसा बनना है। तो आदर्शवादी परंपरा क्या होती है, आदर्शवादी परंपरा के अंदर होता क्या है? तो आदर्शवादी परंपरा में, चूँकि अपन यहाँ पे इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इतिहास में राज्य समाज का अध्ययन होता है। तो राज्य व समाज का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। क्या प्रस्तुत किया जाता है? आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। आदर्श स्वरूप कैसा? हर व्यक्ति ने अपना अलग आदर्श रखा है। जैसे मैं हीगल की बात करूं तो उसका विश्व आत्मा वाला जर्मन स्टेट वाला आदर्श स्वरूप अलग था, मार्क्स का आदर्श स्वरूप अलग था, कांट ने अपना अलग आदर्श स्वरूप बनाया था। तो हर व्यक्ति का, हर इतिहासकार का अपना आदर्श स्वरूप कैसा था? अलग अलग था। तो ये दृष्टिकोण बेसिकली राज्य एवं समाज का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। अब व्यवहारिक दृष्टि से ये बहुत कठिन काम है, व्यवहारिक दृष्टि से यह कठिन है। स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। अब जैसे गांधी जी की मैं बात करूं, गांधी जी ने कहा कि भाई एकदम राम राज्य स्थापित हो जाएगा। राम राज्य का मतलब एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें कोई गरीबी नहीं होगी, कोई आपके एक प्रकार से बंधन नहीं होंगे, सब स्वतंत्र होंगे, सब आराम से चहलकदमी करेंगे, कहीं पर भी कोई लूट पाट नहीं होगी, बिल्कुल सब शांति से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा, अहिंसा ही अहिंसा हर जगह। तो सब जहाँ पे सत्य बोलेंगे, सरकार होगी लेकिन सरकार है वो जनता के नीचे की व्यक्ति तक पहुँचेगी, उसकी सुनेगी, कोई दुखी नहीं होगा। ऐसे राम राज्य की कल्पना की थी गांधी जी ने। ये गांधी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया था। अब सिंपल सी बात है, ये कहना तो गांधी जी के लिए ठीक था, उन्होंने आदर्श स्वरूप प्रस्तुत तो कर दिया स्टेट और समाज का, लेकिन अब आप सोचो व्यवहारिक रूप से उसको पाना इतना आसान कार्य नहीं होता। तो ऐसे सारे इतिहासकार, ऐसे सारे दार्शनिक, ऐसे सारे राजनीतिज्ञ जो राज्य और समाज का ऐसा आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आदर्शवादी कहते हैं। और ये करने वाले सारों को अपन आदर्शवादी परंपरा में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो राज्य या समाज का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। व्यावहारिक रूप से यह स्वरूप प्राप्त करना आसान नहीं होता, प्राप्त करना आसान नहीं होता। ठीक है, समझ सकते हो आप कि आदर्श स्वरूप प्राप्त करना कभी आसान नहीं होता। आइडियल स्टेट हर किसी का वो नहीं हो, हर किसी का नहीं, किसी का भी नहीं हो पाता। अब चाहे गांधी जी का राम राज्य हो, चाहे हेगल का आपके
समानता स्वतंत्रता वाला राज्य हो, कभी ये चीज़ें हो नहीं सकती। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका अंश हो सकता है। जैसे मैं अपन पब्लिकेट पढ़ते हैं तो उसमें मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत आता है। और ब्यूरोक्रेसी में मैक्स वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर ये कहते हैं कि नौकरशाही तटस्थ होनी चाहिए। तटस्थ का मतलब किसी भी सत्ता पक्ष की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। तो जब भी कोई पार्टी आएगी सत्ता में तो नौकरशाही को किसी पार्टी के प्रति उसका समर्पण नहीं होना चाहिए। उसका समर्पण जो है वो आपके नियम कानूनों में, संविधान में, जनता के प्रति होना चाहिए। सत्ता पार्टियों के प्रति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नौकर है ना, वो देश का है, किसी पार्टी का नहीं। तटस्थ होना चाहिए, इसे तटस्थ न्यूट्रल बोलते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, न्यूट्रल गियर डालना मतलब वो किसी के पक्ष में नहीं, वो जीरो पे चल रहा है। ऐसा न्यूट्रल होना चाहिए नौकरशाही को। जैसे IAS RAS अपने जो भी सारी नौकरशाही है, इनको न्यूट्रल होना चाहिए, इनको किसी भी पार्टी के प्रति भक्ति नहीं दिखानी चाहिए। तो ये किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। अब देखिए, ये मैक्स वेबर आगे चल के फिर आगे क्या कहते हैं, ये मेरा एक आइडियल स्टेट है, आदर्श स्वरूप है नौकरशाही का। कोई भी व्यक्ति, आगे वेबर खुद कहते हैं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से तटस्थ नहीं हो सकता। उसने कहा कि हर व्यक्ति का अपना झुकाव रहेगा किसी न किसी पार्टी की तरफ। हाँ, वो अलग बात है, किसी का ज़्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा। और उस तटस्थता के जो सबसे निकट पहुँचेगा, जो बहुत ज़्यादा तटस्थ, यूँ कहीं नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत झुकाव, बहुत कम जिसका झुकाव है, वो मेरे लिए एक प्रकार से वो श्रेष्ठ नौकरशाह है। तो देखो, वेबर ने भी ऐसी नौकरशाही, आदर्श नौकरशाही की कल्पना की थी। वेबर ने खुद ने कहा था कि ये पाना असंभव है, लेकिन इसके निकट भी कोई अगर पहुंच गया ना, तटस्थता के निकट पहुंचने का तो थोड़ा बहुत झुकाव, तो भी वो एक आइडियल स्थिति जैसा है। तो इसमें क्या होता है, राज्य समाज, अच्छा, वेबर ने जो कहा वो सरकार का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया उसने, वो पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तो राज्य समाज का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। और व्यवहारिक रूप से यह आपके प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं होता, यह प्राप्त करना आसान कार्य नहीं होता। सैद्धांतिक रूप से लिखना तो ठीक है। ठीक है, ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब इसकी मैं समर्थकों की बात करूं तो देखो, अरस्तु ने भी ऐसी बात करी है, प्लेटो ने भी बात करी है। ठीक है, लेकिन इसको लाने वाले थे कांट। तो यूं कहिए कि व्यवस्थित रूप से इस परंपरा का आरंभकर्ता किसको माना जाता है? कांट को माना जाता है। और इतिहास में लाने का श्रेय इसको हीगल को जाता है, क्योंकि कांट तो कांटियन फिलॉसफी आपने पढ़ी होगी, कांट दार्शनिक थे। और इसमें लाने का, इतिहास में लाने का श्रेय किसको जाता है? हीगल को। मैंने जब हीगल पढ़ाया था, आपने जब हीगल पढ़ा था, तब हमने बात करी थी, हीगल जो है वो आदर्शवादी थे और व्यवहारिक, यूं कहिए कि विचारवादी व्यक्ति थे, जिसका खंडन विचारवाद का आगे जाके कार्ल मार्क्स ने किया। तो ये था। अब ये आदर्शवादी परंपरा जो है कुछ बातों को मान के चलती है, जैसे अपन मान्यताएं कहते हैं। क्या मान के चलती है? ये कुछ ऐसी बातें जो पहले से इनके दिमाग में है ऑलरेडी, जैसे कि इतिहास की जो व्याख्याएं हैं वो किसके आधार पर की गई है? दार्शनिक आधार पर। इतिहास की व्याख्याएं दार्शनिक आधार पर है। ठीक है, दार्शनिक का मतलब क्या होता है? दर्शन, देखना, दृष्टि, कल्पनाएं करना। तो इतिहास की व्याख्याएं कल्पना पर आधारित है, क्योंकि आज से पहले, हजारों साल पहले जो कुछ घटित हुआ उसे हम देख तो सकते नहीं प्रत्यक्ष दृष्टि से, तो हम दर्शन की दृष्टि से, मन की दृष्टि से देख के उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये लोग आदर्शवादी क्या मान के चलते हैं कि इतिहास की व्याख्या दार्शनिक आधार पर की गई है। दूसरा क्या मानते हैं कि अगर इतिहासकार को दर्शन विशेष का ज्ञान नहीं है, अगर इतिहासकार को किसी दर्शन विशेष का ज्ञान नहीं है तो इतिहास की व्याख्या नहीं कर सकता। तो दर्शन विशेष के ज्ञान के बिना इतिहास की व्याख्या संभव नहीं। दर्शन विशेष के ज्ञान के बिना इतिहास की व्याख्या संभव नहीं। ठीक है, व्याख्या संभव नहीं। ये फिर इन्होंने कहा ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर आपके पास दृष्टि नहीं है, आप में अगर पुरानी चीज़ों को देखने की क्षमता नहीं है, तो आप इतिहास में एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। आप समझ गए होंगे दर्शन का मतलब। यहाँ पे दर्शन का सीधा मतलब है, मैंने कहा था कि चीज़ों को दो टाइप से देखा जा सकता है। एक तो प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से, प्रत्यक्षवादी ऐसा मानते हैं।
जिसको सीधी आंखों से, खुली आंखों से प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, उसको परोक्ष रूप से समझना पड़ता है। हजारों साल पहले क्या हुआ, इमेजिनेशन करनी पड़ती है। आगे अपन क्रोचे में डिल थे में और अच्छे से इसको समझने वाले हैं। अच्छा, तीसरा ये कहते हैं कि इतिहास जो है ये एक विकासवादी है, आगे बढ़ता है, कंटिन्यू आगे बढ़ता है, और विकासवादी इसमें विचारों की प्रधानता है। विचारों की क्या रही है, प्रधानता रही है, और विचारों की प्रधानता रही है इसीलिए तो हम दर्शन की दृष्टि से उसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि विचार जब भी कोई नायकों ने इतिहास के जो भी यूँ कहिए कि राजा, सेना नायक वगैरह थे, उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया तो उसके पीछे उसका क्या विचार था, उस विचार को समझ के ही हम इतिहास लेखन करते हैं। तो इतिहास में विचारों की हमेशा क्या रही है, प्रधानता रही है। और मानव इतिहास स्वतंत्रता का बोध करवाता है। क्या करवाता है, स्वतंत्रता का बोध करवाता है। ठीक है, मानव इतिहास स्वतंत्रता का बोध करवाता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जो राज्य है यह एक नैतिक संस्था है। राज्य क्या है, नैतिक संस्था है। राज्य नैतिक संस्था है। राज्य नैतिक संस्था है, ऐसा भी ये मान के चलते थे। और ये भी कहा था कि अनिवार्य संस्था है, ये अनिवार्य है और सर्वशक्तिशाली भी है। अनिवार्य व सर्वशक्तिशाली संस्था है, ऐसा ये मान के चलते थे। वैसे ये जो मैंने बातें लिखी, इसमें आपको पहले वाली 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्यों, ये है दर्शन इतिहास से संबंधित, और नीचे वाली चली जाती राज व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, तो कम से कम पहले वाली 3 आप याद जरूर करना, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, आदर्शवादी परंपरा क्या हो गई, परिभाषा हो गई, प्रणेता हो गए, इसके आगे बढ़ाने वाले वगैरह वगैरह, और इनकी मान्यताएं क्या थी, ये बातें हो गई। अब आते हैं इस आदर्शवादी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति कौन थे। जैसे कांट तो इसके एक प्रकार से प्रतिपादक हो गए, या कांट ने इसको स्थापित करने का कार्य किया, हीगल ने उसको इतिहास में लाने का कार्य किया। अब हमारे कोर्स में 3 लोगों के नाम है, डिल्थे, क्रोचे और कॉलिंगवुड। अब अपन एक एक को देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको आदर्शवादी परंपरा का एक बेसिक परिचय समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहाँ आ गए हम, ये आ गए आदर्शवादी परंपरा में। ये आप देख रहे हैं, डिल्थे को 1833 में जन्म में और 1911 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, थोड़ा सा अपन इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। ठीक है, देखो जीवन परिचय में क्या देखते हैं। देखो 1833 1911 याद हो ना हो, लेकिन क्रम याद रख लेना। डिल्थे, क्रोचे, कॉलिंगवुड जैसा अपने सिलेबस में है उसी हिसाब से लिख लेना। सबसे पहली चीज़, इनके ऊपर रांके का बहुत प्रभाव पड़ा। रांके अथवा रैंक, रांके का प्रभाव पड़ा। रांके का खूब प्रभाव था, इवन हीगल का भी प्रभाव था। ठीक है, हीगल का भी प्रभाव था। आदर्शवादी है, दोनों आदर्शवादी है, तो प्रभाव तो रहना ही था। ठीक है, रांके का प्रभाव पड़ा, हीगल का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और रांके के प्रभाव में आकर इन्होंने इतिहास व दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। और आगे चलकर जिस कुर्सी पर हीगल प्रोफेसर हुआ करते थे, जिस कुर्सी पर हीगल बैठा करते थे, उसी कुर्सी पर डिल्थे भी प्रोफेसर के पद पे बर्लिन विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। ठीक है, तो बर्लिन विश्वविद्यालय में आपके प्रोफेसर बने, और उससे भी पहले बेस्लोन वगैरह कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में लगे। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि हीगल जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, वहाँ ये डिल्थे भी वहाँ प्रोफेसर रहे, ये थोड़ा सा देख लेना। अब ये प्रश्न परीक्षा में इतने इम्पोर्टेंट नहीं बनते, ये इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद रहे कि जर्मनी से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब जर्मन स्कूल से संबंधित है ये। तो ये डिल्थे की चीज़ें हो गई। हीगल, रांके, अब रांके का नाम आते आपको लग गया होगा कि वैज्ञानिक विद्याओं के समर्थक होंगे। हीगल का नाम आते आपको समझ में आ जाना चाहिए, आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक होंगे, पढ़ भी आदर्शवादी विचारधारा रहे हैं। ठीक है, जर्मनी से संबंधित है। अब अपन डिल्थे के बारे में, इनकी कुछ बुक्स के बारे में लिखेंगे। देखो, सबसे पहली किताब इनकी द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल वर्ल्ड, द कंस्ट्रक्शन
ऑफ हिस्टोरिकल, इसके कई पार्ट आए, हिस्टोरिकल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल वर्ल्ड इन द ह्यूमन स्टडीज, इन द ह्यूमन स्टडीज, वर्ल्ड इन द ह्यूमन स्टडीज टू द साइंस ऑफ इंट्रोडक्शन स्टडी, ह्यूमन स्टडीज, फिर है स्टडीज इंट्रोडक्शन। ये किताब अलग भी है, इसका पार्ट भी है वो, तो मैं अपन इसको दूसरी किताब के रूप में लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हिंदी में लिख लेता हूँ मैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ माइंड, टू द साइंस ऑफ माइंड, ठीक है। किताब है, रटनी पड़ेगी और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। किताब को ज़्यादा समझने का प्रयास ना करें, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी किताब है वो है आपकी हर्मेन्यूटिक्स, हर्मेन्यूटिक्स, हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हर्मेन्यूटिक्स का अर्थ तो मैंने भी नहीं देखा, एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हर्मेन्यूटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। और एक है द एसेंस ऑफ फिलोसफी, द एसेंस ऑफ फिलोसफी, एक इनकी ये किताब है। तो ये 4 किताबें हैं, देख लेना आप, कम से कम ये 3, वैसे चारों याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार पढ़ोगे तो मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी और बैठेगी, फिर इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये डिल्थे थे, इनका थोड़ा सा परिचय हो गया, जर्मनी से रिलेटेड थे, और ये इनकी 4 किताबें हो गई। अब देखते हैं इनका योगदान क्या रहा है, और ये है हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, कंट्रीब्यूशन क्या रहा डिल्थे का, इनका विचारधारा कैसी थी, ये क्या सोचते थे, और उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, इन्होंने इतिहास के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो इतिहास है, इतिहास के द्वारा ही हम मनुष्य और उसकी प्रकृति को समझ सकते हैं, उसके नेचर को है वो समझ सकते हैं, भली भांति समझ सकते हैं। तो सबसे पहला महत्व इन्होंने इतिहास का क्या बताया है, इनका आप जो कंट्रीब्यूशन है उसको यूँ समझ सकते हो, इनके अनुसार इतिहास के द्वारा, इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम मनुष्य व उसकी प्रकृति को समझ सकते हैं, उसकी प्रकृति को समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपको मनुष्य के नेचर को समझना है तो आपको उनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जब भी पुलिस थाने को अपराधी ले जाया जाता है तो वो क्या करते हैं, अपराधी का नेचर जानने के लिए उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। हम आज भी जब भी किसी से परिचय करते हैं तो उसका सबसे पहले बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, उसका हिस्ट्री क्या रहा है। तो किसी के बारे में भी जानना हो तो उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखनी पड़ती है। मतलब इतिहास हमें उस व्यक्ति के बारे में और उसके नेचर के बारे में अच्छे से बता सकता है। ऐसा कौन मानते थे, आपके डिल्थे मानते थे। तो डिल्थे का ये मानना था कि इतिहास हमें किसी भी व्यक्ति और उसकी प्रकृति के बारे में जानने को यहाँ सबसे बड़ा योगदान देता। व्यक्ति की जगह मानव शब्द लिख लो, क्योंकि यहाँ पे पूरी ह्यूमन स्पीसीज की बात हो रही है, मानव प्रजाति की बात हो रही है। तो मनुष्य प्रजाति का अगर नेचर जानना हो कि मनुष्य कैसा कैसा रहा है विभिन्न कालों में, तो आप उनका इतिहास पढ़ो। इतिहास हमें ये सारी चीज़ें दे सकता है। पहली चीज़ तो आपको
ये याद रखनी है। दूसरी बात की इन्होंने ऐतिहासिक ज्ञान से संबंधित, हिस्टोरिकल नॉलेज, ऐतिहासिक ज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस बताया इन्होंने। देखिए ऐतिहासिक ज्ञान के संबंध उन्होंने क्या कहा, इन्होंने 2 भागों में बांट दिया ज्ञान को। इन्होंने ज्ञान को क्या किया है, 2 भागों में विभाजित कर दिया। प्रकृति विषयक ज्ञान, प्रकृति विषयक ज्ञान को इन्होंने कहा है विज्ञान। क्या कहा है, विज्ञान। तो ये है पहला रूप, निश्चयात्मक परिणाम आते हैं जिसके। दूसरा है मानव विषयक ज्ञान। कौन सा है, इतिहास। मानव विषयक ज्ञान कौन सा, इतिहास। मानव के विषय से संबंधित अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना है, इतिहास को पढ़ना है। और इन्होंने क्या कहा था कि मानव के संबंधित सारी चीज़ें हमें इतिहास से प्राप्त होगी, और प्रकृति से संबंधित सारी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होगी, वो होगी हमें विज्ञान से। आगे क्या कहते हैं कि प्रत्येक ऐतिहासिक काल, मतलब हिस्टोरिकल पीरियड, चाहे मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे सल्तनत काल हो, चाहे मुगल काल हो, सारे काल, प्रत्येक ऐतिहासिक काल का विकास जो हुआ है वो अपने पूर्ववर्ती काल, जो जैसे अपन गुप्त काल की बात करें तो उससे पहले का काल, जैसे उस समय हो कुषाण शक सातवाहन वगैरह, कुषाण शक सातवाहन वगैरह ये सब आए, उसका विकास तो पूर्ववर्ती काल मौर्य काल आ जाएगा। मुगल काल का पूर्ववर्ती काल सल्तनत काल आ जाएगा। तो पूर्ववर्ती काल के आधार पर होता है। तो मतलब क्या हुआ कि इनका ये मानना था कि इनकी मान्यताओं में मैं इसको ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि प्रत्येक ऐतिहासिक काल का विकास उसके पूर्ववर्ती काल के आधार पर हुआ है, ठीक है। अब आपको सर तो बहुत नॉर्मल स्टूडेंट, मैं भी कह सकता हूँ, बात सही है, हम भी कह सकते हैं कि व्याख्या को विद्वत्ता का इंतजार करना पड़ता, सर ये तो बहुत नॉर्मल स्टूडेंट है, हम भी कह सकते हैं, सुनने के बाद। ये कहने के लिए बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए होती है। कई बार एक छोटा सा सेंटेंस अपने सामने आता तो हमें लगता है कि ये तो क्या था, तो मैं भी कह सकता था, कहा नहीं ना, कह सकता था। ये हमें जच गया, मतलब अच्छा लग गया ये स्टेटमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह सकते थे, ये वही कह सकता था और उसी ने कहा है ये। तो कई चीज़ें बहुत सामान्य लगती है, जैसे यही देख लो, मानव विषय ज्ञान, इतिहास, प्रकृति विषय ज्ञान, विज्ञान। अपन इसको बांटने बैठते ना, रात दिन लग जाते हैं, उसके बावजूद भी हम इसका विभाजन नहीं कर पाते। अब ये देख के लगता है कि ये तो मैं भी कर सकता था। वो कोयल और कबूतर के घोंसले वाली बात है। कहानी सुननी हो तो वीडियो बंद हो जाएगा, तो नहीं तो मैं कहानी भी सुना देता कि कबूतर जब कोयल के पास आया कि मुझे घोंसला दे, तो कोयल ने कहा मैं सिखा ही देती हूँ, आप बाद में बना लें। तो कोयल ने जैसे शुरू किया, कबूतर नहीं ये तो मैं बना सकता हूँ। वहाँ पे गया, वापस भूल गया, ऐसे कैसे हो गया। कोयल के पास ऐसे 3-4 बार आया, कबूतर आधी अधूरी चीज़ सीखी, वापस वहाँ जाके ट्राई करता तो घोंसला बनता ही नहीं। तो फिर लास्ट में कोयल ने कहा ऐसा कर, तू ये घोंसला ही ले जा, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही बना लेता घोंसला, मतलब इतने में मैं दूसरा ही घोंसला बना लेती। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब ये चीज़ें दिखती है तब ऐसा लगता है कि ऐसा तो हम भी कर सकते थे, लेकिन जब हम खुद अपने ऊपर लेते हैं ना, तब पता चलता है कि ये करना इतना आसान कार्य नहीं है। तो इस कारण क्या होता है ना कि वर्तमान और भूत का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इस कारण वर्तमान व भूतकाल का घनिष्ठ संबंध है। कैसे घनिष्ठ संबंध? कैसे कि हर आगामी काल पूर्ववर्ती काल की पृष्ठभूमि पे तैयार होता है, तो दोनों के बीच में कैसा संबंध रहता है? घनिष्ठ संबंध रहता है। और आगे क्या कहा, अब ऐतिहासिक काल जो है, हर इतिहास काल के अंदर मनुष्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए इन्होंने क्या किया है,
मनुष्य को क्या कहा है? ऐतिहासिक प्राणी कहा है। क्या कहा? ऐतिहासिक प्राणी। और ये ऐतिहासिक प्राणी जो है, इसी ने ये इतिहास रचा, इसी ने इतिहास के अंदर विभिन्न कालों को एक प्रकार से उठाने का प्रयास किया। तो मानव विषय ज्ञान इतिहास कहलाता है। इतिहास के अंदर वर्तमान और भूत का घनिष्ठ संबंध रहता है, और इतिहास में विभिन्न घटनाएं जो भी हुई उसमें मनुष्य का ही एक प्रकार से योगदान था, और मनुष्य के लिए इन्होंने ऐतिहासिक प्राणी एक प्रकार से माना है मनुष्य को। और फिर कहा था कि ऐतिहासिक प्राणी का जो ज्ञान है यही ऐतिहासिक ज्ञान है। यही क्या है? ऐतिहासिक ज्ञान है, हिस्टोरिकल नॉलेज है। और उसने आगे चल के क्या कहा है कि जो ऐतिहासिक ज्ञान है ये आपके मनुष्य के पास जितना भी ज्ञान है उन समस्त ज्ञान में से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ठीक है, तो समस्त ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ कहो या सभी ज्ञान का स्रोत यही है। मनुष्य के पास जितना भी ज्ञान है सभी ज्ञान का यह स्रोत है। तो ऐतिहासिक ज्ञान पर ये बहुत बल देते हैं। कौन? डिल्थे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ऐतिहासिक ज्ञान, ये इतिहास और विज्ञान का विभाजन, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक प्राणी, ऐतिहासिक ज्ञान, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से दिमाग में रखना, तो थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आती जाएगी। आगे देखिए, उन्होंने जो अपना चिंतन किया है, उन्होंने जो विचार रखे हैं, उन्होंने जो सोचा है, उस चिंतन की अगर मैं बात करूं तो 3 तरीकों से उन्होंने चिंतन किया है। देखो यहाँ पे डिल्थे की आलोचना हो गई। उनका जो चिंतन हुआ 3 प्रकार से हुआ है। पहला, उन्होंने कुछ निर्णय किए, ठीक है, डिसीजन लिए इतिहास के संबंध में, अपने दर्शन के संबंध में। उसका दूसरा जो चिंतन था वो था कार्यों से संबंधित। ठीक है, और तीसरा चिंतन था उनका अनुभव से संबंधित। किससे? अनुभव से संबंधित। ठीक है, एक्सपीरियंस से संबंधित सोचा है, कार्यों से संबंधित और निर्णय से संबंधित। इनके 3 प्रकार के चिंतन रहे हैं। अब डिल्थे ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर इनका अध्ययन करता है ढंग से, अगर इनको लागू करता है, तो इससे हमें 2 प्रकार की समझ विकसित होती है। कैसी 2 प्रकार की समझ विकसित होगी? तो प्रारंभिक समझ होगी वो बहुत सामान्य होगी। ठीक है, कोई व्यक्ति डिसीजन लेगा, कार्य करेगा और अनुभव मूलक चिंतन करेगा, एक्सपीरियंस का सोचेगा, कार्यों के बारे में सोचेगा, डिसीजन के बारे में सोचेगा, तो स्टार्टिंग में तो उसको क्या होगा? सामान्य समझ विकसित होगी उसकी, और बाद में धीरे धीरे उच्च स्तरीय समझ भी विकसित होगी। ठीक है, उच्च स्तरीय समझ। तो देखो, डिल्थे के अनुसार अगर आप में समझ विकसित करनी है, एक व्यक्ति में, एक मानव में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी है, तो उसको डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसको कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, और उसके बाद अनुभव तो अपने आप ही हो जाते हैं। ये चीज़ें करेंगे तो निश्चित रूप से समझ विकसित होगी। समझ स्टार्टिंग में सामान्य समझ होती है, फिर उच्च स्तरीय समझ होती है। ठीक है, ये डिल्थे का एक प्रकार से चिंतन के स्वरूप थे। और कुछ मेन बातें यहाँ पूरा हो गया, मैं अलग और ले लेता हूँ। और क्या क्या योगदान रहा, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, योगदान का ये दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। कॉलिंगवुड ने क्या कहा था इनके बारे में, क्योंकि कॉलिंगवुड के ऊपर क्रोचे और डिल्थे का बहुत प्रभाव था। कॉलिंगवुड ने कहा था कि ऐतिहासिक तथ्यों का मूल्यांकन डिल्थे का सबसे बड़ा योगदान है। ऐतिहासिक तथ्यों का मूल्यांकन डिल्थे का बड़ा योगदान, डिल्थे का बड़ा योगदान। ठीक है, कौन कहते हैं? कॉलिंगवुड कहते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, अपने को ऐतिहासिक ज्ञान के साथ साथ में इस शब्द का भी ध्यान रखना कि ऐतिहासिक तथ्यों के मूल्यांकन का संबंध किससे है। ठीक है, तो इनका कथन ही पूछेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डिल्थे से संबंधित है, इस टाइप से। यहाँ पे कुछ कांट और हीगल के अगेंस्ट गए हैं डिल्थे। कांट और हीगल ये कहते थे कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है और विवेक से काम करता है, विचारों से काम करता है। यहाँ थोड़ा सा डिल्थे अलग है। डिल्थे ने क्या कहा है कि मनुष्य
एक प्रकार से विचारवान या यूं कहिए कि विचारशील प्राणी नहीं है और उसके अधिकांश कार्य विवेक से नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा हीगल और कांट के खिलाफ थे, अगेंस्ट चले गए। क्या कहा है कि मनुष्य जो है, मनुष्य विचारशील प्राणी नहीं है। और हीगल तो आपको पता है कि आइडियलिस्ट था, विचारवादी व्यक्ति था। यहाँ पे थोड़े मार्क्स के नजदीक गए। मनुष्य विचारशील प्राणी नहीं है, उसके अधिकांश कार्य विवेक से नहीं होते, विवेक से नहीं करता वो, विवेक से नहीं करता, विवेक से नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। ये थोड़े से यहाँ पे अगेंस्ट हो गए कांट और हीगल के। कांट और हीगल तो कहते थे कि भाई बड़ा विवेक वाला प्राणी है मनुष्य, और इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे डिल्थे खुद क्या कहते थे? डिल्थे का एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि मनुष्य जो है, मानव जाति ने मूल्यों को जन्म दिया। वैल्यूज, वैल्यू कौन कौन सी? वैल्यू उसे कहते हैं, मूल्य उसे कहते हैं जिसको समाज ने मान्यता दे रखी हो। जैसे सत्य बोलना ये वैल्यू है, बड़ों का सम्मान करना वैल्यू है। वैल्यू वो होती है जिसको समाज मान्यता देता है, ठीक है। तो देखिए कि मूल्यों का जन्मदाता कौन है? मनुष्य। मूल्यों का जन्मदाता मानव है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। मूल्यों का जन्मदाता कौन है? मानव है, तथा इन्हीं मूल्यों के ऊपर इतिहास खड़ा है। क्या कहते हैं कि इन्हीं मूल्यों के ऊपर, इन्हीं मूल्यों पर इतिहास खड़ा है, इतिहास खड़ा है। तो ये मूल्यपरक इतिहास भी इनका जब कथन आया तो ध्यान रखना, कथन सही है। इन्होंने मूल्य बेस्ड, वैल्यू बेस्ड हिस्ट्री लिखी थी। तो इन्होंने क्या कहा था कि इतिहास मूल्यों के ऊपर खड़ा है, और इतिहास जो है ये पूरे मानव जाति का अध्ययन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इतिहास संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन है, ठीक है, अध्ययन है। ये बात आ जाती है डिल्थे की एक और। इसके अलावा आगे क्या क्या है? इन्होंने कहा था इतिहास में शाश्वतता है। शाश्वतता का मतलब हो गया कि कंटिन्यूटी, असल सस्टेनेबिलिटी आप कह सकते हो उसको। और इस शाश्वतता को पहचानना इतिहासकार का कार्य है, ठीक है। क्या बोला? इतिहास में क्या है? शाश्वतता है। इतिहास में शाश्वतता है, जिसे पहचानना इतिहासकार का कार्य। तो ये मानते थे इतिहास शाश्वत है, ठीक है। इतिहास पहचानना इतिहासकार का कार्य है, ठीक है। लास्ट में अंडरलाइन करूंगा, ये सारे पॉइंट है वो याद कर लेना। 1 2 3 4, ठीक है। और अंत में इन्होंने कहा था कि जीवन अपने आप में अर्थपूर्ण है, ठीक है। जीवन कैसा है? अर्थपूर्ण है। इसको किसी बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। बाह्य शक्ति का क्या मतलब है? किसी भाग्य की आवश्यकता नहीं है, किसी कोई देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य अपने आप में इतना सशक्त है कि वो कोई भी कार्य कर सकता है। मनुष्य अपने आप पर निर्भर है, उसको किसी भी बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो मानव जीवन जो है, क्या लिखा है? मानव जीवन
अर्थपूर्ण है, आत्मनिर्भर है। ये दूसरा वाला शब्द मेरा है, उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने तो केवल ये कहा है, ठीक है। ये मैं दूसरा शब्द क्यों यूज़ रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। फिर समझ में नहीं आएगा, इससे अच्छा है कि आत्मनिर्भर लिखूंगा तो समझ में आएगा। आत्मनिर्भर है उसे किसी बाह्य शक्ति, है ना, जैसे भाग्य हो गया, इसके अलावा जैसे हीगल का विश्व आत्मा हो गई, चेतना, देवता वगैरह, ये सब, ठीक है। बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं, ठीक है। ये 5 बातें हैं इसकी डिल्थे की इस पॉइंट के अंदर। क्या क्या याद रखना है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ऐतिहासिक तथ्य याद रखना, मनुष्य विवेक से काम नहीं करता, ये याद रखना, ठीक है। इतिहास मानव जाति का अध्ययन करता है, मूल्यों का जन्मदाता मानव, इतिहास शाश्वत है, और बाह्य शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, बाह्य शक्ति के ऊपर मनुष्य को निर्भर रहना ही नहीं चाहिए। ये पॉइंट याद रखना, ऐतिहासिक ज्ञान वाला बिंदु याद रखना, ठीक है। और ये दोनों का विभाजन किया है, इस बात का ध्यान रखना, ऐतिहासिक ज्ञान वह हो गया। और चिंतन के प्रकार, इसका एक टाइप से सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिल्थे का विचार था या नहीं था, और ये थोड़ा सा इनका देख लेना आप, योगदान, कंट्रीब्यूशन, किताबें कौन सी लिखी, और इनका बेसिक जीवन परिचय के बारे में प्रश्न बुक से बन सकता है, और मैंने पीछे जो दर्शन बताया इनका उससे बन सकता है विद्यार्थियों। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अगली जो क्लास होगी उसमें हम क्रोचे को देखेंगे, बेनेडेटा क्रोचे, उसके बाद में कॉलिंग वुड को। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।